बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइडलाइन का चैप्टर में 43 की पार्ट 1 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बेसिकली रिलेटेड है आपके डायग्नोसिस से। वो ये बता रहे हैं कि प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के लिए हमें डिटेल डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। क्या मतलब है कि सिर्फ ये जान लेना कि इस आदमी के अंदर रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी है काफ़ी नहीं है, बल्कि किस वजह से है ये जानना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी इंसान के अंदर इनएडिक्वेट वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन की कमी है, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा फ़र्क होगा। किसी के अंदर एबनॉर्मेलिटी ऑफ डिफ्यूजन है तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा फ़र्क होगा। तो हमें डिटेल में पता होना ज़रूरी है कि क्या कॉज है रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी का। ठीक हो गई बात। अब ज़ाहिर बात है जब हमने इतना डिटेल कॉज का भी डायग्नोसिस करना है तो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के मेजरिंग मेथड्स होने चाहिए जिनसे हम डायग्नोसिस कर सकें। देखें, जिस तरह से अगर हमने किसी का वेंटिलेशन का इशू डायग्नोस करना है तो हमें उसका टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी और ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक होगी बात। इसी तरह हमने देखना है कि ब्लड के अंदर कंसनट्रेशन कितनी है ऑक्सीजन की, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, और पीएच क्या है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए मुख्तलिफ मेजरिंग मेथड होना ज़रूरी है। तो जहाँ तक वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ का जिक्र है वो तो हम चैप्टर नंबर 38 के अंदर पल्मोनरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ को मेजर करने के लिए ये स्पायरोमेट्री की टेक्निक पढ़ चुके हुए थे। ठीक है, तो यही बात उन्होंने यहाँ पे बताई है कि पिछले चैप्टर्स में हम ये पढ़ चुके हुए हैं कि टाइडल एयर, वाइटल कैपेसिटी और ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये सारा कुछ कैसे मेजर करना है। ठीक हो गया। अब आगे आ जाते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पीएच ऑफ द ब्लड को कैसे मेजर करना है। एक बात जानना ज़रूरी है कि इन चीज़ों की मेजरमेंट रैपिड भी होनी चाहिए ताकि जब पेशेंट आए तो आप फ़ौरन उसका ये कंसंट्रेशन चेक करके तो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। ऐसा ना हो कि हम कहें जी आप आ गए हैं, चले कल तक रिपोर्ट्स आएंगी पर फिर पता चलेगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तब तक जब पेशेंट बेचारा फारिग ही हो जाए। ठीक होगी बात। अब हम देखते हैं कि हम इन मुख्तलिफ पैरामीटर्स को यानी पीएच को, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को मेजर किस तरह से करते हैं। सबसे पहले आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड पीएच। पीएच को हम जिस तरह से नॉर्मल लैब्स के अंदर ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड होता है उसी ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड से मेजर कर लेते हैं। सिर्फ ये है कि हमने बहुत स्मॉल साइज का ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड बनाया होता है ब्लड की पीएच को मेजर करने के लिए। तो ये उन्होंने कहा मिनिएचराइज्ड बनाया हुआ होता है हमने, और उस पर हम यही देख लेते हैं वोल्ट मीटर के स्केल पर जितनी ज़्यादा रीडिंग होती है उतनी ज़्यादा पीएच हमें पता चल जाती है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक हो गई बात। उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, मैं आपको डायग्राम पे शो करके दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह की सूरत हाल होती है। ये देखिए, हमने निकाल लिया, ये आ गया आपके पास ब्लड। ठीक हो गई बात। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपने बीच में ऑपरेटर्स डाला है इसमें आप देख रहे हैं ये एक बहुत पतली सी मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये आपके पास क्या होती है जी, प्लास्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है। अच्छा, इस मेम्ब्रेन के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करके अंदर जाना शुरू हो गई। ये जो ब्लू कलर का मैंने सोल्यूशन शो किया हुआ है ये सोल्यूशन होता है आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा होगा तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाएगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो तो कम, यानी कि हम देख लें इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड आके इसके साथ रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट फॉर्म करेगी, पीएच इसकी इस सोल्यूशन की पीएच को चेंज करेगी। ठीक है बात। हम इस सोल्यूशन की पीएच मेजर कर लेते हैं। कैसे? ये देखें ब्लैक कलर का जो है ना, ये इसके अंदर मैंने ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड डाला हुआ है। ठीक हो गई बात। तो इस सोल्यूशन की, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन था, इसकी पीएच मैंने मेजर की और इसकी पीएच से मुझे पता चल गया कि आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी या थोड़ी थी। अगर तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आई है तो पीएच ज़्यादा चेंज हुई होगी, ज़्यादा एसिडिक हो गई होगी पीएच। इसी तरह अगर थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड आई तो हमें इसकी पीएच से पता चल जाता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड कितनी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये इस तरह नहीं होता कि ये कोई बहुत बड़े बीकर में हम ब्लड निकालते हैं, क्योंकि हम ब्लड टेस्ट के लिए आपको पता है बहुत थोड़ा सा ब्लड यूज़ करते हैं। अच्छा, तो अगर मैं ये जो वॉल्स हैं इन वॉल्स को थिन करता था, मैं लो जी इतना कर दी है, अब देखिए ये बहुत थोड़ा सा ब्लड यूज़ हो रहा है। ठीक हो गई बात। अच्छा, अगर मैं इसको मज़ीद थिन कर दूँ, ये इतना सा कर दूँ, तो फिर आप देख रहे हैं बहुत थोड़ा सा ब्लड यूज़ हो रहा है। तो यानी कि ब्लड का एक ड्रॉप या बहुत थोड़ा यूज़ हो रहा होता है इसके लिए भी। अच्छा, ये जो आपको पीएच से आपने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली है उसके लिए आप ये देख रहे हैं कि ये आपके पास इक्वेशन होती है, हेज़ेलबैच इक्वेशन जिसको हम कहते हैं, हेंडरसन हेज़ेलबैच इक्वेशन। तो ये हम एफएससी में स्टडी कर चुके हैं इक्वेशन। इसके मुताबिक आप देख लेते हैं, कंसनट्रेशंस को देख के हम पीएच मेजर कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। ठीक। तीसरे नंबर पे आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसका जो प्रोसीजर है इसको उन्होंने नाम के दिया हुआ है पोलैरोग्राफी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रोसीजर है ये। अच्छा, इसमें पहले आपके पास क्या था, प्लास्टिक की मेम्ब्रेन थी। ठीक है,
यहाँ पे हमारे पास होता है लेदर डायाफ्राम। इसके अंदर से भी ऑक्सीजन जो है वो हल्की हल्की डिफ्यूज़ करती है। ये इर्द गिर्द आपके पास ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके अंदर आ गई। जब ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके अंदर आती है ना, तो ये जो इलेक्ट्रोड है, बल्कि ब्लैक कलर से शो करता हूँ, ये जो इलेक्ट्रोड है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, इससे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आना शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रोड से नेगेटिव चार्ज लेना शुरू कर देती है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। तो जब ज़्यादा ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज लेती रहेगी तो इलेक्ट्रोड के अंदर करंट फ्लो करेगा। ज़ाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकल रहे हैं तो ऊपर से भी फ्लो करते हुए आएंगे ना, तो एक करंट फ्लो करेगा। ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। उससे हम मेजर कर लेंगे कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है। इसके लिए मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ, होपफुली वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी समझने के लिए। अच्छा, ये एनिमेशन एग्जैक्टली आपके बुक के मुताबिक नहीं होगी, लेकिन एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए है। इसमें उन्होंने आपको कैथोड गोल्ड का शो किया है, ठीक है, आपके बुक में प्लेटिनम का है। और ये उन्होंने आपको शो किया है एक रिएक्शन चैम्बर, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। और ऊपर आप देखें सिल्वर कलर का एनोड है। और ये जो अब ब्लिंक कर रहे हैं ये वो मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू ऑक्सीजन ने डिफ्यूज़ करके आना है, ठीक हो गया। तो अब आगे देखते हैं कि किस तरह से इसकी वर्किंग होती है। ये देखिए ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके आ रही है और कैथोड से ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती चली जा रही है, ठीक। जो गोल्ड का कैथोड शो किया हुआ है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है ऑक्सीजन, ठीक हो गई बात। तो आप ये देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का एक फ्लो हो रहा है कैथोड के अंदर, ठीक हो गया। और ऑक्सीजन नेगेटिव होती चली जा रही है, ये ऑक्सीजन एनोड पर डिपॉजिट होगी। हमें वोल्ट मीटर पर रीडिंग आना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे ऑक्सीजन कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स लेती चली जाएगी। और उस वोल्ट मीटर की रीडिंग को देख के हमें पता चल जाएगा कि कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद है। इस तरह से हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड को मेजर कर सकते हैं, ठीक हो गई बात। अच्छा, एक और चीज़, हमने ये मेम्ब्रेन क्यों लगाई थी, ताकि सिर्फ ऑक्सीजन आ सके और बाकी सब्सटेंसेस ब्लड की प्रोटीन्स वगैरह आके इलेक्ट्रोड को पॉइजन ना कर सके, ख़राब ना कर सके, ठीक। अच्छा, ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है और पीएच है, इन तीनों चीज़ों, इसके लिए ग्लास इलेक्ट्रोड था, इसके लिए भी एक अपरेटस था, इसके लिए भी एक अपरेटस था, ठीक है। ये तीनों चीज़ें एक ही चैम्बर में लगी हुई होती हैं ताकि उस चैम्बर में हम थोड़ा सा ब्लड डालते हैं तो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ जाती हैं किसी भी पेशेंट की, ठीक हो गया। तो बेड साइड पे ये लगा हुआ होता है और बहुत सिंपली, बहुत तेज़ी से, सिर्फ एक ड्रॉपलेट साइज सैंपल ऑफ ब्लड से हम तीनों वैल्यूज जल्दी से मेजर कर पाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये करने के बाद उसके बाद हमारे पास आता है मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो। अच्छा, यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि एक्सपायरेशन का चेक करना बहुत एक अच्छा हिंट दे देता है हमें ब्रीदिंग के बारे में कि ब्रीदिंग सही से है कि नहीं। क्योंकि जब कोई भी इशू होता है तो सबसे पहले एक्सपायरेशन इफेक्ट हो रही होती है, उसकी क्या वजह वो हम स्टडी करते हैं। ये आप कंसिडर कीजिएगा, ये एक नॉर्मल ब्रोंक्यूल और मतलब एल्वेओलर डक्ट और आगे उसके आगे एल्वेलाई। तो मैंने ब्लू कलर था कोई शो किया, उसको आप ब्रोंक्यूल समझें, और ग्रीन कलर का एल्वेलाई, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल। जब इंसान एयर को इंस्पायर कर रहा है, अंदर खींच रहा है, तो क्या होता है, अंदर प्रेशर नेगेटिव होता है, हवा को सक किया जाता है, तो सारा कुछ सक हो रहा है। इसको भी बाहर की तरफ खींच रहे हैं हम, एल्वेलाई को भी बाहर की तरफ खींच रहे हैं। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो ब्रोंक्यूल है ये थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया, और जब एल्वेलाई भी एक्सपैंड हुआ तो बाहर से हवा अंदर आना शुरू हो गई, ठीक होगी बात। ये तो हो गई हमारी इंस्पायरेशन। अब जब एक्सपायरेशन करना शुरू की तो क्या होगा, लंग्स के अंदर प्रेशर बिल्डअप होगा, पॉजिटिव प्रेशर आएगा जो कि इसको स्क्वीज करेगा ताकि एयर बाहर निकल जाए। एल्वेलाई को भी स्क्वीज किया जा रहा है, लेकिन मसला कई दफ़ा ये हो जाता है, शुरू में थोड़ी सी एयर निकल गई, जब ज़्यादा स्क्वीज किया तो ये ब्रोंक्यूल स्क्वीज हो गई। ये आप देखें ब्रोंक्यूल ही बंद हो गया। अब जब ब्रोंक्यूल स्क्वीज हो जाएगा, ब्रोंक्यूल बंद हो जाएगा, फिर अब एल्वेलाई को जितना मर्जी स्क्वीज कर लें, जाने का रास्ता ही नहीं है। सीधी कोई बात, जिस तरह प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे तो एल्वेलाई के अंदर मजीद प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा, लेकिन फिर भी एक्सपायरेशन नहीं हो सकेगी, क्योंकि जैसे जैसे मजीद प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा उतनी मजीद फोर्स इसके ऊपर भी तो लग रही है ना बंद होने के लिए, ठीक। जैसे जैसे बाहर से पॉजिटिव प्रेशर ऑफ द लंग इंक्रीज कर रहा है, एल्वेलाई के अंदर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये जो ब्रोंक्यूल का बंद हुआ था ये भी मजीद टाइट होता जा रहा है, ये भी मजीद क्लोज हो रहा है। तो एक्सपायरेशन में इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे जैसी कोई प्रॉब्लम होगा आपके ब्रीदिंग में। इसलिए हम कहते हैं यार किसी का एक्सपायरेशन जो है ना उसको मेजर करना बड़ा ज़रूरी है, उसको चेक करना बड़ा ज़रूरी है। अगर वो नॉर्मल है तो हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा, डायग्नोसिस में हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। इसके लिए हमने एक वैल्यू निकाली है और वो वैल्यू है मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो। मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो का क्या मतलब होता है, किसी भी टाइम पे एक इंसान
पूरी जान लगा के एक्सपायरेशन करेगा तो कितनी एयर बाहर फ्लो करेगी उसको हम कहते हैं मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो। ठीक है, अब अगर किसी इंसान ने बहुत थोड़ी सी हवा इनहेल की हुई है उस वक्त उसका मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो थोड़ा होगा। किसी इंसान ने फुल अपनी लंग्स को भरा हुआ है तो उस वक्त उसका मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो ज़्यादा होगा। बस मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो का मतलब है किसी भी वक्त अगर किसी से कहें कि भाईजान अब आप एक्सपायरेशन शुरू करके जितनी हवा निकाल सकते हो निकालो, तो उस वक्त जितनी वो निकाल सकेगा उसको हम कहेंगे मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो। ठीक हो गई बात। अच्छा, कि जो ब्रोंक्यूल्स वाली बात मैंने आपको एक्सप्लेन की थी वो यहाँ गाइटर में की उन्होंने डायग्राम शो की हुई है कि इस तरह से ब्रोंक्यूल्स आप देखें कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं जब हम एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एल्वेलाई में से हवा का निकलना मुश्किल हो जाता है हमारे पास। अच्छा, तो ये मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो इस चीज़ पे भी डिपेंड कर रहा होगा कि आपने कितनी हवा इनहेल की हुई है। यही वो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि देखें किसी का लंग वॉल्यूम अगर है 2 लीटर उसका मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो भी इतना ही है। ठीक, और इसी तरह करते 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 अगर लंग वॉल्यूम टोटल लंग कैपेसिटी जितनी है उतनी लंग्स भरी हुई है फुल, तो इतना यानी कि यहाँ तक लंग वॉल्यूम इंक्रीज किया है उस वक्त आपका एक्सपायरेटरी फ्लो आप देख रहे हैं 400 लीटर पर मिनट से भी ज़्यादा चला जाता है। तो यहाँ ये आपका एक्सपायरेटरी फ्लो है नॉर्मल के अंदर। ठीक, इसके बाद ये तो हो गया नॉर्मल इंसान के अंदर यही एक्सपायरेटरी फ्लो होगा। अब अगर किसी अंदर किसी के कोई प्रॉब्लम है तो उसका एक्सपायरेटरी फ्लो किस तरह से चेंज होगा ये चीज़ हम स्टडी करने लगे हैं। ये अगली हेडिंग के अंदर एबनॉर्मेलिटीज ऑफ मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो वॉल्यूम कर्व। ठीक हो गई बात। अच्छा, बल्कि इसको शुरू करने से पहले ये जो आखिरी पैराग्राफ है ये थोड़ी सी गाइटन की वर्डिंग के मुताबिक मैं आपको बता दूं ताकि मुश्किल ना हो जब यहाँ पे आए। मैंने ये बात आपको बता दी कि जब जैसे जितना ज़्यादा लंग का वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा आपके पास मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो होगा। ये चीज़ तो सिंपल समझ में आ गई। वो ये भी इस तरह से भी बता रहे हैं कि देखो जितनी ज़्यादा एयर आप इनहेल कर चुके हुए हो उतना ही आपकी लंग्स के अंदर एक प्रेशर से डेवलप हो चुका है, तो उतना एयर को निकालना भी आसान होगा। ठीक है, इस वजह से भी आप कहते हैं मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो ज़्यादा है। वैसे सिंपल सी बात है, जब ज़्यादा एयर इनहेल की हुई है उसी वक्त ज़्यादा एयर निकाल भी सकेंगे, तो ऐसे कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं थी। अच्छा, आगे हम आगे एबनॉर्मेलिटीज ऑफ मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो, 2 तरह की एबनॉर्मेलिटीज हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। एक हम कंस्ट्रिक्टेड लंग शो करेंगे और एक हम एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन शो करेंगे। पहले हम कंस्ट्रिक्टेड लंग की बात करते हैं। कंस्ट्रिक्टेड लंग ऐसी लंग है जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से एयर फिल हो ही नहीं पा रही। ठीक है, यानी इसकी टोटल लंग कैपेसिटी कम होगी। जब प्रॉपर तरीके से एयर फिल हो ही नहीं पा रही तो अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो तो वो भी इस आदमी का कम होगा। जाहिर सी बात है, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा जाता। तो इसके अंदर टोटल लंग कैपेसिटी भी कम होती है, इसके अंदर रेजिड्यूल वॉल्यूम भी कम होता है। इसका ग्राफ किस तरह का होगा, यहाँ पे ब्लू वाला ग्राफ देखिएगा। यानी कि नॉर्मल इंसान जब फुल एयर को इंस्पायर करता है तो वो यहाँ तक उसका लंग वॉल्यूम जो है वो ऑलमोस्ट 5.5 लीटर तक पहुंच जाता है। ऐसे मौके पे उसका एक्सपायरेटरी एयर फ्लो 400 तक चला जाता है। लेकिन बेचारे कंस्ट्रिक्टेड लंग वाला मैक्सिमम अपनी लंग्स के अंदर उसका वॉल्यूम आ ही 3 लीटर सकता है क्योंकि लंग्स ही कंस्ट्रिक्टेड है। ठीक हो गई बात। तो ये इस वक्त इसके अंदर मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो कितना है, बस 200 से ऊपर नहीं जा पाता। तो ये आपने देखा रेजिडुअल वॉल्यूम भी कम है, टोटल लंग कैपेसिटी भी कम है और मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो भी कम है इन कंस्ट्रिक्टेड लंग्स। अब कौन कौन सी डिजीज में कंस्ट्रिक्टेड लंग्स होती हैं ये उन्होंने आपको बताया है। सिलिकोसिस में होती है, ट्यूबरक्लोसिस में होती है और इसी तरह से वो कह रहे हैं कि चेस्ट केज कंस्ट्रिक्टेड हो सकती है, जिस तरह के आपके पास फिब्रोटिक प्लूरिसी में होती है, इसी तरह काइफोसिस में होती है और ये एबनॉर्मेलिटीज के उन्होंने नाम दे दिए। उसके बाद आता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कि एयरवे में कोई प्रॉब्लम है। जब एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो इनहेल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक्सहेल करने में प्रॉब्लम आएगा। जिस तरह अभी यहाँ पे हमने मैकेनिज्म स्टडी किया था कि एक्सहेल करते वक्त असल में ब्रोंक्यूल्स जो है वो थोड़े से स्क्वीज हो जाते हैं तो हवा का गुजरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जिसमें पहले ही कोई ऑब्स्ट्रक्शन कोई ब्लॉकेज मौजूद है उनके ब्रोंक्यूल्स थोड़े से भी स्क्वीज होंगे तो इशू आना शुरू हो जाएगा। यानी क्या होगा, सांस अंदर तो बहुत आराम से ले रहे हैं, सांस बाहर नहीं निकलना जा रहा, इनहेलेशन बहुत ज़्यादा है, एक्सहेलेशन उतनी ज़्यादा नहीं है। तो अगर इनहेलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत आसानी से हो रही है, तो टोटल लंग वॉल्यूम ज़्यादा होगा, नॉर्मल से भी ज़्यादा होगा और रेजिडुअल वॉल्यूम कम हो रेजिडुअल वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो पूरी तरह हवा निकालने के बाद भी लंग में रह जाता है। तो चूंकि इनके अंदर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, ये पूरी तरह हवा बाहर निकाल ही नहीं पा रहे या थोड़ी हवा बाहर निकाल पा रहे हैं, तो इनकी लंग के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम रह जाता है, यानी रेजिडुअल वॉल्यूम हायर है। तो ये ग्रीन वाली कर्व देखिएगा, इसके अंदर टोटल लंग कैपेसिटी भी आप देख रहे हैं नॉर्मल से ज़्यादा है और रेजिडुअल वॉल्यूम भी नॉर्मल से ज़्यादा है। ठीक है, नॉर्मल के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम इतना था 1.2 लीटर्स और टोटल लंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट 5.5 लीटर्स।
इसके अंदर रेजोल्यूट वॉल्यूम ही नहीं, ये बेचारा पूरी तरह हवा निकालने, जब पूरी तरह अपनी तरफ से हवा निकाल चुका होता है ना, तब भी तकरीबन 3.5 लीटर इसकी लंग्स में मौजूद होता है। तो रेजोल्यूट वॉल्यूम भी ज़्यादा है, टोटल लंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है, और एक्सपायरेटरी एयर फ्लो कम है। मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एयर फ्लो नॉर्मल से काफ़ी कम है। हालांकि अगर देखा जाए तो इसकी लंग्स में टोटल वॉल्यूम ज़्यादा आ चुका है, लेकिन चूंकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, चूंकि एक्सहेलेशन में इसको इशू आता है, इस वजह से मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि नॉर्मल से कहीं गुना कम है। ठीक, ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं? जिस तरह से अगर एस्थमा हो उसमें म्यूकस वगैरह प्रोड्यूस हो जाता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है। इसी तरह एम्फीसीमा हो उसमें एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन मतलब एक्सहेलेशन में इशू आ रहा होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर स्टडी हो गई। उसके बाद आता है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वाइटल कैपेसिटी एंड फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है कि एक इंसान पहले पूरी जान से जितनी इंस्पायर कर सकता है उतना इंस्पायर कर ले, ठीक है, फिर पूरी जान से वो एक्सपायर करे, यानी पूरा इंस्पायरेशन, पूरा सांस अंदर खींचने के बाद जो मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो होगा उसको हम कह देते हैं फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वाइटल कैपेसिटी। ये ऐसा भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो वाइटल कैपेसिटी है किसी इंसान के अंदर पूरी जान मारने के बाद, उसको हम कहते हैं फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, मैक्सिमम इनहेलेशन के बाद मैक्सिमम एक्सहेलेशन करेगा तो जितनी हवा निकलेगी उसको हम क्या कह रहे हैं? फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वाइटल कैपेसिटी। अब हम फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वाइटल कैपेसिटी कंपेयर करते हैं नॉर्मल लंग्स की, और यही जिनके अंदर एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन है उनके अंदर क्या फ़र्क होगा, किस तरह से चेंज होगी। पहली तो बात ये है कि ग्राफ में उन्होंने शो किया हुआ है जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है वो उतनी एयर नहीं ले पा रही जितनी नॉर्मल ले पा रही है। नॉर्मल में आप देख रहे हैं 4 लीटर्स तक जा रही है, और इसमें आप देख रहे हैं 3.5 लीटर्स तक जा रही है। बेसिकली ये लंग वॉल्यूम नहीं है, ये लंग वॉल्यूम चेंज है। ठीक है, वो अगर मैं आपको यहाँ से शो करूँ तो ये देखें, जो आपका नॉर्मल था वो 1 लीटर मिनिमम और 5 लीटर मैक्सिमम, यानी 4 लीटर्स का तकरीबन फ़र्क था। 4 लीटर्स हमने एक्स्ट्रा एयर को इनहेल कर सकते थे। ठीक है, जबकि ये जो है इसमें टोटल लंग का वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन अगर आप डिफरेंस देखें तो 3.5 मिनिमम था और 7 यहाँ पे था, तो तकरीबन आप देख रहे हैं 3.5 लीटर ऑफ एयर इसके अंदर आ रहा है। तो जब हम लंग वॉल्यूम चेंज करेंगे ना तो हम कहेंगे कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वाले के अंदर 3.5 लीटर है और नॉर्मल के अंदर तकरीबन 4 लीटर है। ठीक हो गया, 5 लीटर है। समझ आ गई बात की? तो अभी आपने यहाँ पे तो हमने टोटल वॉल्यूम स्टडी किया था ना, यहाँ पे हम टोटल वॉल्यूम नहीं बल्कि लंग वॉल्यूम चेंज को स्टडी कर रहे हैं। तो लंग वॉल्यूम चेंज नॉर्मल के अंदर ज़्यादा है और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वाले के अंदर कम है। ये तो बात समझ में आ गई। अब हमने स्टार्ट की एक्सपायरेशन, हवा को निकालना शुरू किया। जो नॉर्मल वाला था वो तो बहुत थोड़े से टाइम के अंदर उसने जितनी एयर थी उसको एक्सपायर कर दिया, जबकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वाला ज़्यादा टाइम लगा उसको एक्सपायर करने में। ठीक है, ख़ास तौर पे अगर आप फर्स्ट सेकंड को नोटिस करें, ठीक है, ये देखें सबसे पहले तो ये पूरी मैक्सिमम इंस्पायरेशन होगी ना दोनों के अंदर, ठीक है, जितनी कर सकते थे। फिर अगर आप देखें तो फर्स्ट सेकंड के अंदर नॉर्मल लंग में बहुत तेज़ी से हवा निकली है, बहुत तेज़ी से वॉल्यूम कम हुआ है। ठीक है, और फिर ग्रेजुअली करते करते तकरीबन 4 सेकंड में सारी हवा बाहर निकल गई, जबकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर फर्स्ट सेकंड में काफ़ी कम स्पीड से हवा निकल रही, क्योंकि इसके अंदर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है, एक्सहेलेशन में मसला है, सांस निकालने में इशू है आपके पास। ठीक हो गई बात? तो टोटल वॉल्यूम उतना आ नहीं रहा, कम आ रहा है। उसके बाद और उसके साथ साथ पहले सेकंड में आप देख रहे हैं कि जो हवा निकल रही है उसका भी फ़र्क है, वो भी बहुत कम है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में। तो एक और चीज़ देखें, नॉर्मल में ज़्यादा एयर इंस्पायर हुई थी फिर भी 4 सेकंड में सारी एयर एक्सपायर हो गई, और इसमें कम एयर इंस्पायर हुई थी फिर भी एक्सपायर करते करते 6-7 सेकंड लग गए हैं। ठीक है, तो हम एक रेशो निकालते हैं, वो रेशो होती है द वॉल्यूम चेंज डिवाइड, ये जो वॉल्यूम चेंज आई है, ये जो टोटल था जो यहाँ पे 4 लीटर है और यहाँ पे तकरीबन 3.5 लीटर है, वॉल्यूम चेंज डिवाइडेड बाय द एयर एक्सपायर्ड इन द फर्स्ट सेकंड। क्योंकि हम देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है ऑब्स्ट्रक्शन वाले में और नॉर्मल वाले में, तो हम कहते हैं यार फर्स्ट सेकंड का देखो आसानी से मेजर कर सकेंगे। ठीक है, तो ये जो रेशो होती है नॉर्मल इंसान के अंदर ये आती है 80%, यानी जितनी एयर ये इंस्पायर करता है उसकी 80% एयर पहले सेकंड में एक्सहेल कर देता है, तो ये तो नॉर्मल लंग्स हो गए। लेकिन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वाले के अंदर आप देख रहे हैं ये रेशो का आंसर आता है 47%, यानी जितनी एयर ये इंस्पायर करता है
इसका सिर्फ 47% ये पहले सेकंड में एक्सहेल कर पाता है। हमें समझ में आई कि यार एक्सहेलेशन में कोई ना कोई इशू जरूर है जो पहले सेकंड में सिर्फ 47% एक्सपायर हुआ है, क्योंकि नॉर्मल आदमी तो 80% एक्सपायर कर जाता है। और वो कह रहे हैं कई दफ़ा एजमा वगैरह की कंडीशन में इतना मसला भी होता है कि ये जो रेशियो है ये 20% तक आ जाती है, यानी फर्स्ट सेकंड में सिर्फ 20% एयर एक्सपायर कर पाते हैं हम। तो हम इस रेशियो को कैलकुलेट करते रहते हैं और हमें एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन का अंदाजा होता रहता है कि ऑब्स्ट्रक्शन है या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक हो गई बात। ये जो 80% 47% है वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ था। आगे आ जाता है पैथोफिजियोलॉजी, ये इंशाल्लाह हम पार्ट 2 की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन है जरूर पूछिएगा।